स्वागत है दोस्तों आपका यूपीएससी सीएसई पॉलिटी के सेट नंबर 2 में, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। और आपको बता दें कि पहला सेट आ चुका है ऑलरेडी, तो आप वो देखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है क्योंकि हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरी पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 2500 क्वेश्चंस की, तो अभी हम लोग शुरुआत में 20-20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग 50-50 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और 100-100 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जब हम एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का जो केस यहाँ पे दोस्तों आया था सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इसमें क्या कहा गया है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या एक फंडामेंटल राइट्स हमारा है नहीं है अंडर आर्टिकल 21, कि मतलब कि जो पर्सन जो डिजेबल हैं, मान लो से हम लोग अभी नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग फ़ोन चला पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ये सब। लेकिन जो लोग पर्सनस इनके अंदर डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो मतलब नेत्रहीन लोग कुछ लोग हैं, या तो उनके लिए ये फ़ोन देखना कैसा क्या होगा, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि एक्सेस टू डिजिटल एक्सेस, राइट टू डिजिटल एक्सेस, ये आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको हम कैसे अवेल करेंगे, ये एक पॉइंट अपने आप में है। ठीक है, अब कोर्ट रूल दैट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन इज अ कोर। रीजनेबल अकोमोडेशन कि मतलब कि एक एक ऐसा घर जहाँ जहाँ पर जो है रीजनेबल लाइफ बिताई जा सके, मतलब कि ठीक ठाक लाइफ बिताई जा सके। ऐसा नहीं कि कोई लग्जरी लाइफ, लेकिन एक ठीक ठाक लाइफ एक इंसान के तौर पे बिताई जा। ऐसा नहीं कि आपको नाले के पास में घर दे दिया गया, आप शहर में रह रहे हो। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 21 के तहत कि हमें वो, आर्टिकल 14 के तहत कि वो हमें जो है एक तरीके से ये प्रोवाइड करवाए। भले ही जिस तरीके से देखा होगा आपने, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी कॉलोनी बनवाई हैं गरीब लोगों के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो हाँ, दोनों में कहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, आपको अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये मालूम पड़ गया। अब आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी हाइट इतनी है और मेरी हाइट इतनी है, तो अभी और दीवार मान लो अगर इतनी बड़ी है और 3 ब्लॉक अगर रखे हैं, तो मुझे सिर्फ 1 ब्लॉक की ज़रूरत होगी ताकि मैं इस पर खड़े होकर देख सकूं। आपको हो सकता है 2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़े आपको ये मैच देखने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंटिव इक्वालिटी है यहाँ पे कि हम उसकी ज़रूरतों को देखते हुए हम इक्वालिटी रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मनमौजी, मनमौजी पावर्स, कि जो भी अपनी मर्जी से यूज़ करना चाहे। तो गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल, मतलब कोई भी बिल रिजर्व कर सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने, मुख्यमंत्री ने पास किया हो। किसके लिए रिजर्व कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए, अपनी मर्जी से। क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कैन का मतलब कर सकता है, कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन एक बिल है जिसमें गवर्नर साहब की मर्जी नहीं चलती है, वो है हाई कोर्ट्स की पावर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर विधानसभा जो स्टेट में होती है, अगर वो हाई कोर्ट की पावर को कम करते हैं या फिर उनके जजेस की पावर कम करते हैं, तो ये गवर्नर पर डिस्क्रेशन नहीं, ये उन पर ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी है गवर्नर के लिए कि उसको रिजर्व करना ही करना है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि ये आप कह लो कि एक फेडरल रिपब्लिक का एक तरीके से उल्लंघन हो जाएगा पहली बात तो। वरना फिर स्टेट में जुडिशरी कोई काम की नहीं रहेगी, तो कैसे करोगे आप लोग? तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। अब जब पहला इनकरेक्ट हो गया, अब गवर्नर हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन टू अपॉइंट सीएम, कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसके पास मर्जी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मर्जी लिखी गई है इसकी, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती है तो किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। गवर्नर्स डिस्क्रेशन ऑन वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन हिज डिस्क्रेशन इज फाइनल, कि कौन सा मैटर उसकी मर्जी में है, वो सिर्फ
वही डिसाइड करते हैं। और किसी भी कोर्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि देखो भाई ये तो गवर्नर की मर्जी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अनलिमिटेड पावर देता है गवर्नर साहब को। तो ये भी सही है, किसी भी कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बिल क्यों रिजर्व किया गवर्नर के लिए, है ना। एक तरीके से यही होगा जा करके कि गवर्नर का डिसीजन जो है, अगर कोई मैटर आता है बिल का या, तो उसको वो अपनी मर्जी से रिजर्व कर सकते हैं। यही तो गवर्नर की पावर होती है। गवर्नर की पावर कितनी है ये खुद गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। तो दो इसमें ये हो गया। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, है नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। खुले तौर से, एक्सप्लिसिटली का मतलब खुले तौर से ये लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एक कन्वेंशन, परंपरा प्रतिष्ठा के हिसाब से ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 163(2), इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन और नॉट, हिज डिसीजन इज फाइनल। आर्टिकल 163 में कहा गया है कि उनका गवर्नर साहब का डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनका डिसीजन फाइनल होगा और किसी भी कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 163 में कहा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो कल को क्वेश्चन अगर आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है नहीं कहा गया, तो हाँ जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल मेजोरिटी किन किन के लिए जरूरी होती है पार्लियामेंट में। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जैसे मान लो, जैसे सपोज करो 500 मेंबर हैं, 543 मेंबर हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। अब 543 मेंबर्स में से अगर मान लो 43 मान लो ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो ये सीटें वैकेंट हो गई। रिज़ाइन क्यों कर दिया, हो सकता है उनको पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है कि उनका मन न रह गया हो बीमारी के चलते, है ना, या वो कहीं मान लो विदेश में शिफ्ट हो गए हो, ऐसा हुआ। तो अब केवल पार्लियामेंट में सिर्फ 500 मेंबर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो 500 मेंबर्स में 251 इसकी मेजोरिटी हुई जा करके कि 500/2 + 1, ये हो गया जाके कौन सी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी से बोलते हैं, ठीक। ये तो हो गया जाके इफेक्टिव मेजोरिटी। और 543/+1 जो कि ऑड है, तो /2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 544/2, तो 272, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। तो ये सिंपल मेजोरिटी, अब यहाँ पे 251 है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, यहाँ पर 272 है। तो 272 लोगों को चाहिए होगा क्या करने के लिए, इसमें कौन कौन से चीज, क्या हम एडमिशन या इस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को, जी हाँ कर सकते हैं। क्या हम एबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार में है। तो क्या हम विधान परिषद, एक विधानसभा होती है एक विधान परिषद होती है, विधान परिषद ये यूजलेस हाउस है मेरे हिसाब से, तो क्या उसको एबॉलिश कर सकता है, जी हाँ कर सकते हैं। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का उनको अधिकार है, तो जी हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द सेकेंड शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी अधिकार है इनको। तो ये 4th, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है कि किसी भी स्टेट को अगर हम नया स्टेट है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि भाई जब एरिया भारत का बढ़ेगा तो अच्छी बात है ना। ये तो अब क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट काउंसिल्स, है ना, एंड चेंजेस टू सैलरीज इन सेकंड काउंसिल्स आर हैंडल बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये भी आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्पेशल प्रोविजंस हैं किसके लिए, जो आर्टिकल 371 से लेकर के 371 तक है, आपको सारे पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 से लेकर के 300, अब ये किसके लिए है, 371 जो है वो है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371A वाला है नागालैंड के लिए, बी आसाम के लिए,
सी किसके लिए है? मणिपुर के लिए। डी और ई किसके लिए है? आंध्र के लिए। हालांकि इनके सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इतना याद रखोगे तब भी बहुत है। सिक्किम के लिए है सिक्किम। जी है मिजोरम के लिए। एच है किसके लिए? अरुणाचल के लिए। और जे किसके लिए है? कर्नाटका के लिए। तो यहाँ पर ये सारे हो गए। तो अभी आप काउंट कर सकते हो कि कितने शेयर। अब देखो, ए वाला नागालैंड के लिए तो पहला सही है। सी वाला मणिपुर है तो सी वाला मणिपुर, तो सी वाला भी सही है। एफ वाला किसके लिए है? सिक्किम के लिए, तो सिक्किम वाला भी सही है। जी वाला किसके लिए? मिजोरम के लिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये तीन ही सिर्फ पेयर मैच रियलिटी में है। ठीक है, ये लिखा आपके लिए है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक एक्ट की तरह होता है। आपको पता होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सेशन हाउस में होते हैं, जब दोनों सेशन, तभी हम कोई एक्ट पास कर सकते हैं। कोई बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास, या राज्यसभा में पास हुआ फिर लोकसभा में पास हुआ। ये है, मतलब सेशन चल रहे होते हैं। विंटर सेशन है ना, मानसून सेशन वगैरह वगैरह, आपको पता होगा। अगर एक हाउस नहीं है तो हम बिल कैसे पास करवाएंगे? अगर एक हाउस नहीं है तो बिल कैसे पास करवाएंगे? तो उसके लिए होता है हमारे पास ऑर्डिनेंस, ताकि 6 मंथ के लिए हम लोग ऑर्डिनेंस पास करवा सकते हैं। The ordinance can be issued to amend any central act और टैक्स लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। बाकी तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब ये इनकरेक्ट हो गया तो आपको बिना देखे आप बी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन अब करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। लेकिन चलो देख लेते हैं अभी। एन ऑर्डिनेंस इशूड अंडर 123। अब ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाता है 123 के तहत किया जाता है सेंट्रल में, प्रेसिडेंट साहब, और गवर्नर 213 के तहत करते हैं। 123 को 213 कर दो तो ये गवर्नर साहब करते हैं। क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चनड। क्या डिसीजन को क्वेश्चन, जो डिसीजन है क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या उसको उसका कि मेलाफिडे इन्फिडेंस, क्या जो उनके गलत तरीके से, मतलब उनका इरादा गलत था, ऐसा हो सकता है? क्या उनके ऑर्डिनेंस जो इशू करने का जो डिसीजन था, उसका जो इंटेंशन था, डिसीजन के इंटेंशन पे क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कूपर केस में कहा गया एंड वाधवा केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज नॉट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू। तो if it is shown to be found to be fraud on constitution, अगर वो फ्रॉड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। मतलब अगर फ्रॉड है तो करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन। दोस्तों, आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा कंट्री है और भारत में यूपी स्टेट है। अब पता आपको है कि यूपी में हर 80 सीटें मान लो है लोकसभा के लिए। अभी क्या है कि 1 सीट 2 सीट 3 सीट ऐसे 80 सीट्स हैं। 80 सांसद भारत में, 80 सांसद यूपी में मान लो है। अभी क्या होता है कि पॉपुलेशन किसी की घटती है, किसी की बढ़ती है। लोग यहाँ से लखनऊ से बरेली शिफ्ट हो गए, कुछ लोग कहीं कहीं शिफ्ट हो गए, तो पॉपुलेशन इधर से उधर होती है। तो अभी 24 करोड़ की जो जनसंख्या भारत की है, अब उस पर कितने वोटर हैं? मान लो 16-15 करोड़ मान लो वोटर हैं। अब 15 करोड़ वोटर को सपोज करो आप 80 जो है सांसद, 80 सांसद हैं, इन पर डिवाइड करना है। तो पता लगा किसी सांसद के पास ज़्यादा लोग हैं, किसी सांसद के पास कम लोग हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सांसद को जो पैसा मिलता है स्कीम के जरिए वगैरह वगैरह, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम? तो ये पता होना चाहिए, है ना। कोई सांसद बोलेगा भैया मेरे यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हमको पैसा कम मिल रहा है। तो इस तरीके से कि लखनऊ मान लो सांसद जो है तो उनको पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो लखनऊ शहर है, वहाँ पे अच्छी सड़कें होनी चाहिए, तभी लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, है ना। गाँव में थोड़ा कम।
तो ये सभी इसीलिए होता है क्या कि डिलिमिटेशन, ताकि बाउंड्रीज को एडजस्ट किया जा सके। देखो जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी बाउंड्री फिजिकल बाउंड्री होती है, लैंड की बाउंड्री होती है। लेकिन जो सांसद और विधायक लोग होते हैं, इनकी बाउंड्री लोगों की होती है, पीपल की होती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी बाउंड्री बढ़ती जाती है, ताकि लोगों को इक्वली डिवाइड करना है। 24 करोड़ लोगों को 80 सांसदों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर। तो ये होता है। तो ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और फिर उनसे कहा जाता है कि आप जो है इलेक्शन कमीशन की मदद के साथ साथ आप जो है पूरे भारत की बाउंड्री को सेट करो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विधायक हैं, सांसद हैं, इनके लिए कितना बड़ा एरिया होना चाहिए ताकि वो कर पाए। तो क्या ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उनको पावर दी गई है। when the orders of delimitation when the orders of commissions are laid before Lok Sabha or state legislative assembly, they can be modified by simple majority। उनको मॉडिफाई किया नहीं जा सकता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल सही है। तो दो इसमें ऑप्शन सही हुए जाकर के, बी कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय देम, ठीक है। ये आपका इसमें देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन ग्रांट पार्डन टू पर्सन्स सेंटेंस टू डेथ। क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है? ये तो साफ साफ इनकरेक्ट है। जब पहला इनकरेक्ट है तो डी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो देख लेते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज वाइडर देन द पावर ऑफ गवर्नर अंडर 161 एज इट एक्सटेंड टू पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल। बिल्कुल सही है, ठीक है। गवर्नर क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, उसकी जो है सजा को रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, बट माफ नहीं कर सकता है, कंप्लीटली उसको फ्री नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के भी जो है कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, बट लेकिन प्रेसिडेंट जो माफ करते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं माफ करते हैं। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मोदी जी के द्वारा लीड की जाती है, वो जब लॉ मिनिस्ट्री उनकी जो है लॉ मिनिस्ट्री जब वो रिटर्न देती है प्रेसिडेंट को कि आप इस इंसान को माफ कर दीजिए, तब जाकर के प्रेसिडेंट साहब माफ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी एस्टैब्लिश्ड एज पर द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडी का जिक्र है? क्या इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र है? जी बिल्कुल है, करेक्ट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल नहीं, जोनल काउंसिल बिल्कुल नहीं। ये 1956 के एक्ट के तहत है। 5 काउंसिल है इसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, प्लस 1971 के द्वारा एक नॉर्थ ईस्ट की भी है। तो 6 काउंसिल पूरी की पूरी हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, तो केवल 2 हैं, पहला और चौथा वाला, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट किसी मंत्री के द्वारा, ये मोशन के द्वारा ये लाया जाता है। जोनल काउंसिल क्या होती हैं? अगेन 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये किया गया है। कुछ स्टेट्स से यूपी, बिहार वगैरह हैं, इनको एक नॉर्थ में कर दिया गया ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। स्पीकर का रोल डिसोल्यूशन में क्या होता है? कि लोकसभा को खत्म कर दिया गया है। जैसे 2024 का जो चुनाव हुआ था, उसके पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था।
ठीक है, तो मतलब लोकसभा का 5 साल का टाइम पीरियड जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, या प्रीमेच्योर हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, स्पीकर इमीडिएटली वैकेट्स हिज सीट्स। इमीडिएटली स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो तुरंत ही लोकसभा जैसे डिसॉल्व होती है वैसे ही अपनी ऑफिस छोड़ देते हैं और प्रोटेम स्पीकर को अलाउ करते हैं कि वो चार्ज ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसमें पहला गलत हो गया, स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ हाउस वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। कि अगर मान लो स्पीकर को हटाने की एक रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो जो है हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते। ये सही बात है कि आप अपने केस में जज नहीं बन सकते, तो वैसे ही यहाँ पे है, बट ही हैज़ अ राइट टू वोट। बट सांसद के होने के नाते, क्योंकि सांसद तो अभी भी वो हैं, किसी न किसी एरिया के सांसद होंगे, तो सांसद के हक पे वो पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, जैसे कि सारे सांसद करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल 1994 ये कहता है स्पीकर डज नॉट वैकेट his office upon his or her office upon dissolution but he continues till immediately। अब मान लो 2024 में जो सरकार द्वारा बनी, तो सरकार बन गई, चुनाव वगैरह आ गए, देखो नतीजे आ गए कि हाँ ये सब हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब करते क्या हैं, प्रेसिडेंट साहिबा करते, उन्होंने क्या किया होगा कि हाउस को कन्वीन किया होगा कि आप लोग आइए, और तुरंत ही उन पर प्रोटेम स्पीकर, एक जो सबसे सीनियर मेंबर है, सीनियर मतलब काम करने के मामले में, सांसद के मामले में कि कितने वर्षों तक वो सांसद रहे हैं, तो उस हिसाब से जो सीनियर मेंबर होता है उनको टेम्परेरी बेसिस पे, प्रोटेम का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। और फिर उसके बाद में फिर वहां पर उसके बाद में चुनाव होता है स्पीकर का। ठीक है। और आर्टिकल 96 क्या कहता है, जब रिमूवल हो रहा हो स्पीकर का, तो स्पीकर पार्ट तो ले सकता है सांसद के थ्रू, क्योंकि अब स्पीकर तो है नहीं, वो तो सांसद है सिर्फ। जब स्पीकर थे तब स्पीकर सांसद दोनों थे। अभी क्या है, जब उन पर केस चल रहा है, जब उन पर सुनवाई हो रही है, तो वहां पर वो स्पीकर की तरह नहीं एक्ट करेंगे, वहां पे एक साधारण सांसद की तरह एक्ट करेंगे। तो हाँ, उनको सारे अधिकार हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वाले, तो हाँ वहां पे सब अधिकार उनको हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आपको पता है कास्ट सेंसस काफी बिहार में काफी फेमस था अभी, कास्ट सेंसस वगैरह, कास्ट सर्वे सॉरी, सेंसस तो डिसेनियल होता है, 10 साल में एक बार होता है। ठीक है। डेकेडल होता है, सॉरी डेकेडल, डिसेनियल तो 100 हो गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू सब क्लासिफाई कास्ट्स विथिन सब कास्ट्स लिस्ट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे एससी है, एससी कास्ट में बहुत सारे पैसे वाले लोग होंगे, बहुत सारे एडवांटेज लोग होंगे एससी में, तो उनको हम कम रिजर्वेशन दें, जो बहुत गरीब है उनको रिजर्वेशन दें। तो हाँ बिल्कुल सही है ये। सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल ओनली, अब ओनली वर्ड आ गया, ओनली इफ स्टेट्स प्रोवाइड एम्पेरिकल डेटा प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सब ग्रुप। कि एम्पेरिकल डेटा जब प्रोवाइड करेंगे कि हाँ कि कुछ लोगों को, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को इनएडिक्वेसी है, तभी आप सब SC/ST में से, SC में से लोगों में भी आप ये रिजर्व कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि SC के लिए 30% रिजर्व सीटें थी, तो SC में बहुत सारे लोग होंगे जो पैसे वाले होंगे, बहुत सारे गरीब लोग होंगे, बहुत सारे लोग डिसएडवांटेज होंगे समाज के तरफ। तो हम हो सकता है कि 15% हम इन 10% को दे दें नीचे वालों को, और बाकी 15% उन 90% को दें, तो यही हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को एम्पेरिकल डेटा क्या प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ये पूछ रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है कि एम्पेरिकल डेटा प्रोवाइड करो तभी। तो यहाँ पे ओनली वाला करेक्ट हो गया। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल विच करेंटली अप्लाइज टू OBC हैज़ बीन लीगली मैंडेटेड फॉर बाय, कि क्रीमी लेयर को हम
जो ओबीसी में अभी अप्लाई है कि जो ओबीसी में जो पैसे वाले लोग हैं, जो जो आप कह लो कि समाज में जो उठ चुके हैं लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनको हम जो अच्छा टैक्स भर रहे हैं और देखा गया है, तो हम उन वही चीज़ें हम अब SC ST में भी लागू करने जा रहे हैं। तो ये अमेंडमेंट 2025 में आया था, क्या सही है? जी बिल्कुल नहीं सही है, ये सिर्फ अभी ओबीसी में ही लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केस नहीं याद रखना है कि बेटर टारगेटिंग ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को अच्छा फायदा यूज करने के लिए हमने किया है। कोर्ट हेल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी, कि सिर्फ पॉलिटिकल अपने वोट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम SC में जो कुछ लोग हैं उनको हम ज़्यादा रिजर्वेशन दे दें और किसी को कम, सिर्फ पॉलिटिक्स बेसिस पे। स्टेट को जो है क्वान्टिफाइबल डेटा, एक डेटा प्रोवाइड करना होगा कि ये लोग SC के अंदर भी बैकवर्ड हैं, और तो उनके हाँ तो वहाँ पे कर सकते हैं। सम जजेस ऑफ द ऑन द बेंच अपॉइंट दैट क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट शुड बी एक्सटेंडेड टू, कुछ लोगों ने कहा था क्रीमी लेयर उनको भी दो, बट देयर हैज़ बीन नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2025 टू मैंडेट दिस। जजेस ने कहा था, सिर्फ ऐसे ही बात चल गई थी तो जजेस ने कहा था, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ऐसा नहीं आया कि कुछ ऐसा कहे। तो अभी तक केवल ये जुडिशरी का ऑब्जर्वेशन है और पॉलिसी डिबेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ड्यूटी ऑफ यूनियन, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल अग्रेशन क्या, मान लो चीन कल को अरुणाचल प्रदेश में अगर धमकाता है तो ये यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी मिलिट्री यूज़ करने की, तो ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होगा कि अगर इंटरनली कोई मान लो विद्रोह हो गया, या मान लो सरकार के खिलाफ कोई हो गया, सरकार के खिलाफ हो गया और दंगा फसाद तो बिल्डिंगें तोड़ रहा है, पुलिस पे अटैक कर रहा है, तो ये यूनियन की जिम्मेदारी होगी 355 के तहत कि यूनियन अपनी फोर्स CRPF वगैरह वगैरह इस्तेमाल करे। ये ड्यूटी है यूनियन की, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सरकार कोई अलग है तो हम उसको नहीं करेंगे। यूनियन में सरकार मान लो BJP की है, स्टेट में अगर कांग्रेस की है तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो BJP की सरकार वाले हैं। उसकी ड्यूटी है ये आर्टिकल 355 तक कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। इट एम्पावर्स द यूनियन, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रही, केंद्र सरकार की, टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज 355 ये भी कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, तो हाँ ये भी कहा गया है। और आर्टिकल 355 ये भी कहता है कि स्टैंड अलोन कहता है अपने आप में ही कि यूनियन कैन इशू डायरेक्टिव्स, कि केंद्र सरकार डायरेक्टिव इशू कर सकती है स्टेट्स को बिना आर्टिकल 356 इन्वोक किए, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाए बिना ही डायरेक्टिव्स आर्टिकल 355 के तहत बोल सकती है कि आप ऐसा ऐसा करो, मतलब निर्देश दे सकती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानती है या फिर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल रहती है, तब फिर प्रेसिडेंट जो अपना रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत, तब तक के लिए 355 ही काम चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। आई होप कि आपको बहुत हेल्प हो रही होगी इन क्वेश्चन से और आप इससे अच्छा डील कर पा रहे होंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आर्टिकल 355 जो है प्रीकर्सर की तरह इस्तेमाल होता है। यूनियन केंद्र सरकार जो है सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है और सेफ्टी एडवाइजरी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती है, मतलब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प भी की जा सकती है। तो जरूरी नहीं जो सरकारें करती ना कि आर्टिकल 356 लगा दिया डायरेक्ट स्टेट्स में, अगर सरकार चाहे तो 355 के तहत हम उनको पूरी हेल्प कर सकते हैं। 356 के तहत हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा उसके पहले हमको एक सोल्यूशन दिया जाता है 355 के तहत, तो यहाँ बताया गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ये प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि बहुत मिजोरम वगैरह में
काफ़ी प्रेसिडेंट रूल लगा है, और यूपीएससी की टेंडेंसी है कि कोई इशू आज अगर होता है तो 2-3 साल बाद उसको पूछते हैं। तो 2-3 साल का करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पहले, खूब न्यूज़ में रहा है तो उसको पूछते हैं, बाकी 1.5 साल तक का तो करंट अफेयर वो पूछते ही हैं। अगर कोई 2-3 साल के बाद बियॉन्ड भी अगर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी बात हो गई दोस्तों, इथिक्स कमेटी और कमेटी ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, तो इन पर बात करेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इथिक्स कमेटी कैन टेक कर सकती है, कैन टेक अप केसेस ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। अब इथिक्स है तो अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, अब ये तो अच्छी बात ना कि अनएथिकल कंडक्ट अगर कोई मेंबर कर रहा है, वाइल जब कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस डील्स विद अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कि आप अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, जो रूल्स प्रोसीजर में लिखा हुआ है, अगर आप अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो सांसद के तौर पे, तब कमिटी ऑफ प्रिविलेज आप पे एक्शन लेगी। और इथिक्स कमेटी क्या करती है कि आपके अनएथिकल कंडक्ट को, कि अब अनएथिकल कंडक्ट क्या है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ओनली अ मेंबर ऑफ हाउस कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द इथिक्स कमेटी रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ, नहीं, मीडिया वाले भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज में भी गैलरीज होती हैं जहाँ पे मीडिया वाले भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। मैं आपसे कहूँगा कि करेक्ट अगर पूछा है तो स्टेटमेंट के आगे करेक्ट एंड करेक्ट लगाया करो, ताकि आपको आसानी रहेगी। क्या है? इथिक्स कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर, कैन नॉट टेक अप एनी मैटर, कितना एनी मैटर दैट इज सब जुडिस पेंडिंग इन द कोर्ट। सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग इन द कोर्ट, कि वो कोई मैटर ऐसा नहीं डिस्कस कर सकती है जो सब जुडिस हो। क्या सही है? जी बिल्कुल नहीं। कैन नॉट, कैन टेक कर सकती है, हाँ, डिसीजन वगैरह लेना अलग बात है, कि ले तो सकती है ना, ये तो बड़ा एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट हो गया। तो एक्सट्रीम से आपको बच के रहना, थोड़ा ध्यान देना है। सब जुडिस है, कम से कम डिस्कस तो कर सकती ना। कैन टेक का मतलब है कि डिस्कस तो कर सकती है। मान लो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अलग चल रही है, डिसीजन नहीं ले सकती, बस इस डिस्कस तो कर सकती है इनफॉर्मली। यहाँ पर तो कैन नॉट लगा दिया गया, इतना खतरनाक स्टेटमेंट। तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन, ethics is about morals and conduct based scrutiny while privileges is about legal rights। ethics का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे, मान लो प्रिविलेज हैं, प्रिविलेज क्या हो, लिखे होते हैं, कोड उनका होता है सांसदों का, कि आपको ये करना है, वो करना है, गलत वर्ड यूज नहीं करना है। लेकिन इथिक्स क्या है कि वो तो एक, आप कह लो कि मोरल्स, हमारे मोरल्स पे बेस्ड है, कि पता लगा पार्लियामेंट में कि आपने थूक दिया किसी के ऊपर, तो वो अनएथिकल है। किसी की चोरी, पैसे चोरी कर लिया आपने, तो वो भी अनएथिकल है, तो वो इथिक्स कमेटी लेगी आपको, ठीक है। आपने किसी का फ़ोन चोरी कर लिया, हालांकि नेता लोग ऐसा करेंगे नहीं, इतना घिनौना काम, लेकिन नेताओं को क्या भरोसा, कर भी सकते हैं। तो एनी पर्सन कैन फाइल, कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है कंप्लेंट विद इथिक्स कमेटी अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान लो मीडिया वाले थे और आपने देख लिया कि एक सांसद जी जो है दूसरे सांसद का फ़ोन चोरी कर रहे थे, अब मीडिया वालों ने देख लिया, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं मीडिया वाले, जो गैलरी में बैठे होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पर विजिटर्स गैलरी जो होती है, प्रोवाइडेड इट इज़ रूटेड थ्रू अनदर एमपी इज ए कंपनी विद एफिडेविट इफ फाइल्ड बाय कॉमन। अगर मैं जाऊँ तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा, वो चलो इतनी डीप नहीं आपको जानना है, क्योंकि आप जनरल पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए। स्टेटमेंट 3 है, एज पर रूल्स ऑफ लोकसभा द कमिटी इज बार्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स। सही है ये भी। currently as per the rules of Lok Sabha in a court of law। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये सही है कि कैन नॉट टेक अप, हाँ, जो मैटर अभी डिस्कस हो रहा है, कैन नॉट टेक अप एनी मैटर, यहाँ पे है कि कैन नॉट, ये सही था कि कोई मैटर नहीं डिस्कस भी नहीं कर सकती, तो मुझे लगा कैन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सही था, मेरा ध्यान कहीं उससे अलग था, तो मैंने डिस्कस कर दिया कि जब वो पेंडिंग वहाँ पे डिस्कस हो रहा है तो एथिक्स कमेटी नहीं यूज़ कर सकती है, ठीक है। शायद मैंने गलत बोल दिया था, ध्यान नहीं था मेरा उस समय। क्वेश्चन नंबर 34 है, हालांकि मैंने टिक अच्छा किया था, सही किया था,
with reference to Waqf Amendment Act 2025, which are the following changes were introduced. वक्फ, आपको पता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट वाला सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो उसको देखते हैं हम लोग कि मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, मैंडेटरी बहुत ज़रूरी, जो ज़रूरी हो, मतलब मैं करना ही करना आपको है, ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स एंड वुमेन इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड, कि नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, जैन, और प्लस औरतें भी हो सकती हैं, तो इनका इंक्लूजन मैंडेटरी कर दिया गया था। हाँ जी हाँ। पावर टू डिसाइड इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वक्फ ट्रिब्यूनल टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वक्फ ट्रिब्यूनल से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में पावर दे दी गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं उनको अभी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये काफ़ी लोगों में गुस्सा था, पीआईएल काफ़ी फाइल की गई थी। तो ये अभी क्या था कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, अब अगर वक्फ ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वक्फ ने कह दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो अभी आप एज ए नॉर्मल पर्सन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अदरवाइज प्रॉपर्टी तो वक्फ की हो चुकी है। अब इसके खिलाफ अगर आप डिस्प्यूट लेने जाओगे तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप ले नहीं जा सकते हो, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो अगेन ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बात थी। तो इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर दे दी गई है, ट्रिब्यूनल के पास, कि अब कि प्रॉपर्टी वक्फ की है नहीं है, ये डीएम साहब डिसाइड करेंगे। क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट आगा व खान वक्फ फॉर शिया अंडर न्यू एक्ट। तो क्या आगा खान वक्फ सेपरेट वक्फ किया, क्रिएट किया गया है? ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड ही इसमें सेपरेट कैटेगरी की गई है, बट इट डिड नॉट क्रिएट, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है सेपरेट कैटेगरीज फॉर शियाज, बट स्पेसिफिक कैटेगरी क्रिएट करना आगा खान वक्फ एज न्यू, ये बिल्कुल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, और आपको पता होगा कि अगर आपका कोई राइट अगर वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो, और स्टेट के और हाई कोर्ट के पास आप 226 के तहत जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत। तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 एज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। देखो आर्टिकल 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब संविधान बन रहा था हमारा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उनको पता था अंबेडकर साहब को कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हिस्टोरिकली अत्याचार सहा है, तो उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा अधिकार होना चाहिए, कोई उनके पास टूल होना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने आर्टिकल 32 इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा देखो अगर मैं इक्वालिटी को आर्टिकल 21 को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, आर्टिकल 30 को दिया है जो कि, लेकिन अगर आर्टिकल 32 के ऊपर भी किया तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि राइट टू लिबर्टी ये क्या है, लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि अपर कास्ट के लिए ये काफ़ी अच्छी बात हो कि हाँ ठीक हमें राइट टू लिबर्टी है, और लेकिन एक राइट टू लिबर्टी जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए क्या होगी, है ना, ये तो उन्हें पता भी नहीं है शायद। तो उनको इसी चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 32 को इसलिए इन्होंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है वो अपनी कंप्लेन लेके जा सके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो इसीलिए किया गया था वहाँ पे। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये सही है। हाई कोर्ट हैज़ अ वाइडर पावर्स। हाँ, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की भी सुन सकते हैं और लीगल राइट्स की भी सुन सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सिस्टम है या कुछ भी है, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह है, जो कि आर्टिकल 300A में आ गया है, तो ये लीगल राइट है, इसके खिलाफ भी आपकी बातें सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, तो सब्जेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स की बातें ही सुन सकता है, केवल और केवल, वो लीगल राइट केवल है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पर अगर आपका उल्लंघन हुआ है, लेकिन स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है कि भैया मैं नहीं सुनूंगा, मेरे पास बहुत काम है, पेंडिंग काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये बात माननी हो, क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से कह रखी है कि
अगर लोगों को रेमेडी नहीं मिलेगी तो फिर इक्वालिटी का क्या मतलब? जब लोगों को रेमेडी मिलेगी नहीं तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी का हम क्या करेंगे? क्योंकि वो जानते थे कि कुछ सेक्शंस यहाँ पे हैं वो हिस्टोरिकली काफ़ी डिसएडवांटेज रहे हैं, उनको काफ़ी दबाया गया है, तो इसके लिए। तो हाँ, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल इसमें। लेकिन क्या ये अपने आप में बिकॉज ऑफ ये है? क्या स्टेटमेंट फर्स्ट बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट सेकंड है? जी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या उनके पास हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन इससे ये कहा मतलब वो बैठता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट यू नो, क्योंकि ये तो अलग अलग मैटर है। यहाँ पे हाई कोर्ट की वाइडर पावर की बात की गई है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ा करिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट सेकंड, ऐसा करके देख लिया करिए। अगर ये सही बैठता है तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला सही होता है अगर ये इज बिकॉज सही होता है। ठीक, ठीक है। हाई कोर्ट कैन इशू रेट फॉर एनी अदर पर्पस वाइल्स लीगल राइट के लिए वगैरह वगैरह, बट सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली डू फॉर पार्ट 3 ऑफ द राइट्स एंड हाउएवर स्टेटमेंट सेकंड is not reason why SC cannot review its, and reason is that Article 32 itself is a fundamental right. Electoral Reforms and RP Act 1951. A person is disqualified if he is convicted of any offense and is sentenced to imprisonment for not less than 2 years. A person is disqualified. एक person जो है वो disqualified है if अगर वो 2 साल या 2 से कम साल तक की उसको जेल हुई है। कैसा है कहा गया है, देखते हैं इसको। द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली after period of 3 months has been elapsed from the date of conviction. A person is disqualified if he fails to lodge an account of his election expenses within the time and a manner required by law. तो यहाँ पे अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर के लिए तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर तक के लिए अगर कोई इंसान जो है इन ऑफेंस में अगर कन्विक्ट हुआ है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर एक सांसद की बात हो रही है यहाँ पे, अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा उसको अगर सजा हुई है और जेल गया है वो, तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाता है। द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ 3 months। ये तो ओनली लगा गलत है यार, यहाँ पे ओनली 3 month कैसे हो जाएगा? ये इमीडिएटली होता है, ऐसा कुछ है क्या? अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही फेल्स। एक पर्सन सांसद मतलब सांसद एक डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अगर वो अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम, इलेक्शन एक्सपेंसेस को अगर वो सही से नहीं बताता है लॉ के हिसाब से। हो सकता है कि वो करप्शन उसने किया हो, मतलब बहुत पैसा खर्च किया हो, घूस दी हो, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अब सेकंड में इनकरेक्ट क्यों है? लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 8, राहुल गांधी वाला भी मामला ऐसा हुआ था, विच अलाउड 3 month विंडो फॉर अपील। डिस्क्वालिफिकेशन इज नाउ इंस्टेंट अपॉन कन्विक्शन। अगर आप साबित हो जाते हो कि तुरंत ही कि आप दोषी हो तो तुरंत ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लिली थॉमस केस में जो है, केस में सेक्शन 8(4) ऑफ RPA एक्ट का जो था उसको उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 360, आपको पता है कि 352, 356 और 360 ये होती है नेशनल इमरजेंसी, ये होता है प्रेसिडेंट रूल, और ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन्स इन ऑफिस इंडेफिनेटली अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट. क्या ऐसा है? अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट. जी हाँ, वो हमेशा रहती है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन यूनियन एक्सक्लूडिंग जजेस. नहीं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की दिक्कत आ गई, जजेस की सैलरी भी कट की जा सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. बाकी सब सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कर दिया गया, गलत है. अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग होता तो ये सही हो जाता, अदरवाइज सही है. ठीक. Once approved by both the houses of parliament, the proclamation remains valid for maximum 6 months. जी नहीं, unless renewed. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम 1 साल. It doesn't require every 6 month. 6 मंथ की परमिशन उसको नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है भाई. इसमें ऑल क्लासेस की हम सैलरी कर सकते हैं इसमें. ठीक है. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956, उसके बारे में क्वेश्चन है. नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रेफर टू ट्रिब्यूनल एक्ट. डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज टू डिस्प्यूट. तो ये भी सही है, ये भी सही है. सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट एस्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल विद इन 1 year ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. ये भी सही है. ये आपको फैक्ट याद रखना है कि विद इन 1 year में करना पड़ता है. और ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही किसी और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है वाटर डिस्प्यूट में. जो मैटर ऑलरेडी ट्रिब्यूनल के पास पहुंच चुका है. अगर सोचो ऐसा होता होगा तो फिर ट्रिब्यूनल के पास जो सारे मैटर गए हैं, फिर लोग क्या, फिर स्टेट क्या करेंगी? मान लो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में वाटर को लेकर के डिस्प्यूट है. अब मान लो किसी को लगा कि मेरे फेवर में ये फैसला नहीं आया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी. तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास फिर पेंडेंसी तो उतनी रहेगी ना, मतलब केसेस फिर वही जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा कि यार अगर हमारे पास ये केस आना था तो हमने फिर बनाया क्यों ट्रिब्यूनल. तो उन्होंने अपने ऊपर केस जो है कम पेंडेंसी करने के लिए ही बनाया था. और ट्रिब्यूनल में काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, मेट्रोलॉजी के वगैरह वगैरह के. कोर्ट में आपको पता है कि जजेस की एक सीमा है, उनकी जुडिशियल वो उससे आते हैं. ट्रिब्यूनल में क्या होता है, कुछ मेंबर्स जुडिशरी के होते हैं, कुछ मेंबर प्रशासन के होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं. तो वहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों है. सही, डी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सिविल सर्विसेज. अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर. जी हाँ, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के हम Article 311 of the Constitution of India provides for procedural safeguard that no civil servant shall be dismissed or removed by an authority subordinate to him by which he was appointed. ये भी सही बात है कि अगर आईएएस को, जो कि है प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, तो उनको गवर्नर रिमूव नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे. ये बताया जा रहा है इसमें. ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों नहीं है, अब समझिए इस बात को. सिविल सर्वेंट जो है वो अपॉइंट तो किया गया इनके द्वारा, लेकिन वो डिसमिस इसलिए नहीं किया जाएगा इसके द्वारा क्योंकि उनमें कमेटी वगैरह बनेगी भी, तो वो सब चीज़ें इसमें होंगी. तो सिर्फ और सिर्फ इस कहना कि इसमें कि इनको जो जिसने बनाया वही करे, वो ठीक नहीं है. तो इसलिए बोथ ऑप्शन करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसकी स्टेटमेंट 1 इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस. अगर बिकॉज ऑफ दिस होगा तो हाँ कह सकते हो कि आप. ठीक है. ठीक है. डॉक्ट्रिन एक्सप्लेनेशन. वाई द डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट. डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी
एंड सॉवरेन राइट, कि पता लगा ऐसा कि अब प्रेसिडेंट, अब जो कि प्रेसिडेंट अगर रिमूव करेंगे, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो कोई भी कल को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। अब मान लो आप मान लो 2023 में भी आपको किसी ने अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने, ठीक है, और 30 ईयर की सर्विस के बाद में मान लो आप कहीं कोई और तब प्रेसिडेंट होगा 2053 में, तो उसमें प्रेसिडेंट कोई और होंगे। अब उस समय की सरकार को मान लो अगर आप पसंद नहीं आए, आप मान लो बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं, तो वो सरकार जब चाहे आपको रिमूव करवा सकती है। तो ये सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर इफिशिएंसी और मतलब डॉक्ट्रिन जो है वो सिक्योरिटी के लिए आपकी है, कि बिना किसी कमिटी के, बिना किसी एक्सपर्ट्स के ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल से हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्या है, देखिए जो भी बांग्लादेश से जो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बॉर्डर टच करती हैं, आप याद रख लीजिए, बांग्लादेश से जो भी हमारी बॉर्डर टच करती है स्टेट की बॉर्डर, वेस्ट बंगाल को छोड़ के, तो नॉर्थ ईस्ट वाली, वो सारी 6th शेड्यूल में आएंगी। अब कौन कौन सी टच करती हैं, इधर मेघालय हो गया, फिर असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। बाकी मणिपुर नागालैंड तो इधर आ जाएंगी म्यांमार बॉर्डर पे। तो यही MATM ही टच करती हैं। तो MA असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर नहीं, त्रिपुरा, मिजोरम। तो तीसरा वाला नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तो A ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही अभी एक वीडियो में। अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो ले आऊँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ऐसे सारे मैं आपको पॉलिटी पूरी पढ़ा दूंगा, और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करने से और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी में गारंटी है कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो फुल आउट ऑफ फुल 20 क्वेश्चन जो आते हैं पॉलिटी के, वो सारे आपके सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस अटेंड करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको। थैंक यू वेरी मच।